हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस के। अगर आप 2-3 वीडियोस देखेंगे तो इसमें हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है कौन कौन से एसेंशियल कस्टम्स होते हैं, कौन कौन से वैलिड कस्टम्स होते हैं। ठीक है, कस्टम्स का हमने टेस्ट भी देखा था, कस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, सप्तपदी के बारे में देखा था जो 7 फेरे लेते हैं, काइंड्स ऑफ कस्टम देखा था कस्टम विद सैंक्शंस, कस्टम विदाउट सैंक्शंस। इसके बारे में हम सब कुछ कवर अप कर चुके थे। अब ये कस्टम से रिलेटेड ये वाला टॉपिक हमारा लास्ट है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। ठीक है, आप खुद सोचो कि कस्टम की कोई इंपॉर्टेंस है क्या इंडिया में एज अ सोर्स ऑफ लॉ? बिल्कुल है। हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ के फॉर्मेशन में। जो हमारी सोसाइटी है वो कस्टम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है क्योंकि ये कस्टम्स हमने ही बनाए हैं। ठीक है, लॉ तो भी ऐसा होता है कि हमारी पार्लियामेंट बना रही है, सरकार बना रही है और वो हम लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बट कस्टम्स तो हम लोगों ने ही बनाए हैं, तो हम लोग कस्टम से ज़्यादा कनेक्टेड हैं और कस्टम्स से हम बहुत पहले से कनेक्टेड है। आज की बात नहीं है। ये जो कस्टम्स है एंशिएंट मिडिवल, हम अलग अलग एजेस में इनको देखते आए हैं। ठीक है, कस्टम वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में तो हमें कस्टम ही देखने को मिलता था, तब कहाँ इतना सब था जो आज के मॉडर्न सिविलाइजेशंस में देखते हैं। तब इतना ज़्यादा नहीं था ना, तब कस्टम से ही ज़्यादा गवर्न होता था। इवन जो किंग वगैरह होते थे वो भी कस्टम को ही सोर्स ऑफ लॉ मानते थे और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें गवर्न होती थी। इवन द ब्रिटिश इंडिया इनिशियली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द मैटर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने भी इनिशियली तो इस चीज़ों को देखा, फिर बाद में वो कहीं ना कहीं इंटरवीन करने लग गए, फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई, वो सारी चीज़ें होती गई। लेकिन इनिशियली ब्रिटिशर्स को भी इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं था कि हमारे प्राइवेट स्पेयर्स में उनको कोई लाइक मैरिज वगैरह से इतना ज़्यादा कोई वो दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है, उनका तो ज़्यादा एक्सट्रैक्शंस, जितना से ज़्यादा वो इंडिया से प्रॉफिट कमा सके उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, द ब्रिटिश कोर्ट्स इन पर्टिकुलर द प्रिवी काउंसिल इन केसेस सच एज मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस शेख इब्राहिम ऑब्जर्व्ड एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम्स इन मोल्डिंग द लॉ। वो बताते हैं, जो ब्रिटिश इन केसेस में देखते हैं, जो प्रिवी काउंसिल केसेस वगैरह में हमने देखा कि वो बताते हैं कि इंडिया में कस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है लॉ के बनाने में। ठीक है, कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टम से लोग ज़्यादा अटैच्ड हैं। अगर किसी कस्टम पे सरकार एकदम से या ब्रिटिशर्स भी एकदम से, अगर हम बोलें कि एकदम से इंटरवीन करें तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। इसलिए यूजली जो कस्टम्स वगैरह भी होते हैं, आपने देखा होगा कुछ आज के टाइम पे भी आप देखते हैं कि कुछ पर्सनल लॉज में अगर सरकार बदलाव लेके आती तो प्रोटेस्ट होते हैं। साथ साथ में एक सरकार को कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट देखने को मिलता है क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करते हैं और इसलिए गवर्नमेंट भी धीरे धीरे पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लेके आती है। At the same time, it is important to note that customs were not uniform and universal throughout the country. Some regions of the country had their own customs and usages. हमें ये भी साथ साथ में देखने को मिला है कि जो कस्टम्स हैं वो पूरे कंट्री में एक जैसे नहीं है। ठीक है, इंडिया डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग रीजन अलग अलग कस्टम्स के लिए फेमस है। इनफैक्ट हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस भी है। ठीक, सो इंडिया में पूरे कंट्री में थ्रू आउट द कंट्रीज एक जैसा कस्टम नहीं है। अलग अलग रीजन के अलग अलग कस्टम्स है, लैंग्वेजेस, खाना वगैरह सारी चीज़ें तो चेंज हो जाती है, एक अलग कल्चर हमें देखने को मिलता है। सो ये एक इंडिया की डाइवर्सिटी की बात है और इंडिया में पूरी कंट्री में थ्रू आउट द कंट्री सेम कस्टम नहीं है। देन these variations in custom were also considered a hindrance in the integration of various communities of the country during the freedom struggle. There were parallel movements for the social reform in the country. अब कहीं ना कहीं अलग अलग जो कस्टम्स थे वो लोगों को इंटीग्रेट करने में मदद नहीं कर रहे थे। जब हमने एक ब्रिटिश हमारे ऊपर आए, वो जब रूल करने लगे तो कहीं ना कहीं इन कस्टम्स ने एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि ये जो कस्टम्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं जो देश का जब इंटीग्रेशन की हम लोग बात करते हैं तब ये जो अलग अलग कस्टम्स है तो ये कहीं ना कहीं रोक रहे थे क्योंकि एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे रह रहा हूँ, वो इंसान ऐसा नहीं रह रहा है, मैं इस बिरादरी से हूँ, वो इस बिरादरी से है। तो एक वो कहीं ना कहीं जो मेल मिलाप होना था वो नहीं हो पा रहा था। अब जब एक लड़ाई तो हमारी अंग्रेजों के खिलाफ चल रही थी कि देश को आज़ाद करवाना, लेकिन दूसरी लड़ाई हमारी विद इन द कम्युनिटी, विद इन द सोसाइटी चल रही थी। कुछ सोशल रिफॉर्म प्रैक्टिस चल रही थी, लाइक राजा राम मोहन रॉय, ऐसे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने मतलब कहीं ना कहीं वो सोशल रिफॉर्म्स की बात करते थे। ठीक है, सोसाइटी में लाइक विडो रीमैरिज करना, लड़कियों को पढ़ाना है, पंडिता रमाबाई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम है जो जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस चीज में। तो हमारे इंडिया में दो चीजें साथ में चल रही थी, पहला अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, दूसरा विद इन अवर कंट्री, विद इन अवर सोसाइटी एक हमारा स्ट्रगल चल रहा था हमारे रिलीजन को रिफॉर्म करने, हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने, हमारी सोच को रिफॉर्म करने का। सोशल रिफॉर्मर रेज्ड मेनी इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन, चिल्ड्रन सच एज विडो रीमैरिज एंड चिल्ड्रन मैरिज। अब इन्होंने बहुत सारे इश्यूज लेके आए, लाइक विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए, चाइल्ड मैरिज जो होता था उसको बंद करना है, लड़कियों को स्कूल भेजना है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें उस टाइम पे देखने को मिले। After the independence and the enactment of the constitution, Indian parliament took many steps and abrogated many old customary practices by some progressive legislation. Hindu personal laws were codified and Hindu Marriage Act 1955 and Hindu Adoption Act 1955 were adopted. अब जो सरकार, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया तो पार्लियामेंट के पास में पावर है। अब इन कस्टम्स, जो कस्टम्स हमें ठीक नहीं लग रहे थे, जिस कस्टम से हमारी सोसाइटीज में प्रॉब्लम बढ़ रही थी, इसको सरकार ने क्या किया, सरकार इसमें रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। सरकार ने बहुत सारे लेजिस्लेशन लेके आए, लेकिन लाइक चाइल्ड मैरिज अब नहीं हो सकती है, और उस टाइम पे संभव थी। उस टाइम पे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब जो स्कूल है 14 ईयर्स तक की, वो तो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सरकार ने धीरे धीरे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन से इन सारी चीज़ों को रिफॉर्म करते गए। एंड इनफैक्ट आज भी हम ये नहीं बोल रहे कि आज भी हमारी सोसाइटी में मतलब एकदम सारी चीज़ें ठीक हो गई है, सारी चीज़ें धीरे धीरे होती है। देखो, हम एक झटके में चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती, एक झटके में हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। आज भी जो सरकारें हैं वो कोशिश करती है कि हम सोसाइटी में बदलाव लेके आए, कुछ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन से जो चीज़ें ठीक नहीं है वहाँ पे चीज़ें ठीक की जाए। फिर कुछ पर्सनल लॉज में चीजें ठीक की, हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया गया। ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉज बने, शादी कैसे होगी, अडॉप्शन कैसे होगा, इनको कोडिफाई किया गया, मतलब इनके बारे में एक्ट बनाया गया। The Constitution of India provided a positive environment for the social changes. After the independence, the importance of custom have been definitely diminished as a source of law, and judicial precedents and legislation has gained more significant place. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक तरीके से एक ब्रिज, एक रास्ता दे दिया कि ये जितने सोशल चेंजेस लेके आने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारी फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि किसी के बेसिस पे रिलीजन, रेस, कास्ट, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक वो रास्ता हमें दिया जिससे कि हम सोसाइटी में बदलाव लेके आ सकते हैं। अब लेकिन अब जब देश आज़ाद हो गया तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, जब देश आज़ाद हुआ है तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इनका लॉ में बहुत ज्यादा रोल आने लग गया, कंपेरेबल टू किसका, कंपेरेबल टू कस्टम्स। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, इनके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, कम ना कि कस्टम्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, A large part of Indian law, especially personal law, however, are still governed by the customs. लेकिन कुछ पर्सनल लॉज हैं वो आज भी कस्टम्स के हिसाब से गवर्न होते हैं, लाइक मुस्लिम पर्सनल लॉज। ये जो सारी चीज़ें आज भी कस्टम्स के हिसाब से गवर्न हो रही है, और कस्टम्स कहीं ना कहीं आज भी पार्ट है। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न लेजिस्लेशन के तौर पे हम देखते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारा जुडिशरी है, इनका रोल हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आता है। क्लियर है? आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ अ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक से हम जुडिशरी की बात करना स्टार्ट करेंगे। कस्टम का लॉ पे क्या इम्पैक्ट होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी लेके आया मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए। वो सोल्यूशन क्या है,
वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करें, उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, जिसमें नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस है। एक्स्ट्रा लर्निंग में लाइक मिनी जानकारी सीरीज वगैरह है, जिससे कि आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। आपको जिस क्लास की स्टडी करनी हो आप उस क्लास पे जाके क्लिक कर सकते हैं। सपोज आपने क्लास 11 पे जाके क्लिक किया, तो जैसे आप क्लास 11 पे जाके क्लिक करेंगे, क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो। क्लास 11 के जितने कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी और यहाँ पे जो वीडियोस अवेलेबल होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। और ऐसा जो मैंने आपको लीगल स्टडीज का बताया है, ऐसा सभी क्लासेस और सभी सब्जेक्ट का इसी फॉर्मेट में अरेंज्ड है। सो आप जहां से कंफर्टेबल है, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल हैं तो आप YouTube से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको YouTube पे लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपकी पढ़ाई पे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आप लोग वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स को बताइए, चैनल के बारे में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।